जय हिंद विद्यार्थियों। आपका ज्योग्राफी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैविक एवं अजैविक संसाधन के बारे में, जो अध्याय नंबर 16 के अंतर्गत आता है। इससे पहले अध्याय नंबर 15 में हमने पढ़ा था जैविक का एक छोटा पार्ट पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि उत्पाद के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया था। उसमें दो भेद थे। पहला भेद था जैविक या जैव और दूसरा भेद था अजैव। अब ये पार्ट नंबर अध्याय नंबर 16 है। इसमें ये जो उत्पाद के आधार पर दो खंड दे रखा है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है और इस अध्याय में हम जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में ही वर्णन करेंगे। लेकिन एक बात मैं पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में केवल हम एक ही खंड के बारे में पढ़ेंगे, जैविक खंड के बारे में। इससे नेक्स्ट जो अध्याय 16 जो लेसन बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे अजैविक संसाधन के रूप में, क्योंकि ये अध्याय है थोड़ा बड़ा है, इसलिए दो खंडों में इसको बनाना पड़ेगा। दो खंडों में बनाएंगे तो पहला खंड हमारा बनेगा जैविक और दूसरा खंड बनेगा अजैविक। तो सबसे पहले हम भाग लेते हैं जैविक। जैविक संसाधन, चलिए ये परिभाषा तो हमने पहले भी सीख ली है। फिर एक बार फिर ये बता रहा हूं मैं आपको कि जैविक संसाधन से क्या तात्पर्य है कि वह संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, वह संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, जो सजीव हो, उसे जैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो आसान सी परिभाषा है। अब इसके जो उदाहरण हमने पढ़े थे, उसमें देखो मानव भी था, उसमें पशु संसाधन भी था, पशु संपदा, और उसमें वन संसाधन भी थे। तो कहने का मतलब इस अध्याय में जो खंड जैविक है, इस जैविक खंड के बारे में केवल दो, एक तो पशु संसाधन और एक वन संसाधन के बारे में हमें पढ़ेंगे, और दूसरा जो खंड है अजैविक, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमें नहीं करने वाले। अब यहां पर जो दो खंड बने, पशु संसाधन और वन संपदा, आज इस वीडियो में इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन प्राय बनता है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और इनमें से जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको गलत नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। पहले देखो, इसका जो पहला पॉइंट बनता है वो बनता है पशु संसाधन। पशु संसाधन यानी पशु संसाधन क्यों है? संसाधन का हमने अर्थ सीखा था कि संसाधन मानव के दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तु बनती है, उपयोगी जो पदार्थ बनता है, उसी को संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पशु है, वो भी मानव के लिए उपयोगी है। पशु से दूध प्राप्त होता है, पशुओं को बोझा ढोने के रूप में काम में लेते हैं, खेत की जुताई के रूप में काम में लेते हैं, उनकी चमड़ी को काम में लेते हैं, उनकी हड्डियों को काम में लेते हैं। तो कहने का मतलब मानव के दैनिक जीवन में ये पशु है, ये भी काफी उपयोगी है। इसीलिए इस पशु संसाधन यानी पशुओं को भी एक संसाधन का स्वरूप दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है, पशु संसाधन से क्या तात्पर्य? पशु संसाधन का महत्व है, बताइए। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि इन पशुओं की स्थिति विश्व के संदर्भ में भारत और विश्व की तुलना करते हैं कि विश्व में भारत में कितने प्रतिशत पशु पाए जाते हैं और कौन से पशु में भारत की स्थिति किस प्रकार की है, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये बनती है कि विश्व में कुल पशु संपदा का 20% भाग कहां पर है? भारत में है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे संसार में कुल पशु संसाधन है, उसका कितना प्रतिशत भाग है वो भारत में है? 20%। और इस 20% के साथ भारत है वो प्रथम स्थान पर है। 20% के साथ भारत का स्थान आता है 1 नंबर। यानी सबसे अधिक पशुओं वाला जो देश है, पशु संपदा वाला जो देश है, वो कौन सा है? वो भारत है। अब हम बात करेंगे विश्व में गायों का प्रतिशत देखा जाए तो 12.7% है। 12.7% पूरे संसार की गायें वो कहां पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अब इनकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान आता है दूसरा, सेकंड स्थान आता है। प्रथम स्थान पर जो देश आता है वो कौन सा आता है? ब्राजील। कौन सा देश आता है? ब्राजील देश आता है, वो प्रथम स्थान पर आता है।
और सेकंड स्थान पर आता है हमारा देश आता है। यानी भारत की स्थिति गाय पशु, अगर हम बात करें गाय की, तो गाय पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है और ब्राजील का है वो प्रथम स्थान है। चलिए यहाँ पर हमारा देश है वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन हम बात करते हैं भैंसें। भैंसों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत आता है 55.7%। कितना आता है? 55.7% भाग है वो पूरी विश्व की भैंसें वो कहां पर है? भारत में ही है। और स्थान आता है प्रथम। भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान आता है। यानी भैंस पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान प्रथम आता है। उसके बाद हम बकरी की बात कर लेते हैं। बकरियां, अब बकरियों के पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत का पहला स्थान आता है और वो प्रतिशत देखा जाए वो प्रतिशत आता है 14.5। कितना आता है? 14.5% भाग है वो बकरियों का भारत में ही है। और भारत का इसकी दृष्टि से भी कौन सा स्थान आता है? प्रथम। ये मैं स्थान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2018 में भेड़ पालन की दृष्टि से स्थान पूछा गया था कि भेड़ पालन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, उसमें दूसरा स्थान है। तो अब भेड़ की चर्चा कर लेते हैं। भेड़ का तो प्रतिशत है, उस प्रतिशत की बात करें तो 5.9 और स्थान आता है दूसरा। कौन सा स्थान आता है? दूसरा। एक नंबर चाइना है, एक नंबर चीन, 2 नंबर पर कौन सा देश आ रहा है? भारत देश आ रहा है। भेड़ पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान आता है। अब बात करते हैं ऊंट। ऊंटों का जो प्रतिशत है वो 2.4 है और इसमें भारत है वो काफी पीछे है। इसमें सऊदी अरब है वो 1 नंबर पर है, लेकिन भारत में जो प्रतिशत है वो कितना है? 2.4%। 2.4%। ये सारे प्रतिशत के आंकड़े हैं। तो ये तो हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है पशु समुदाय के बारे में विश्व के संदर्भ में। एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, एक एक नंबर की क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो ध्यान से, थोड़ा ध्यानपूर्वक एक बार दो बार आप वीडियो देखोगे तो इस प्रकार का प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले। अब हम बात करेंगे कि भारत में पशु संपदा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनेगा यहां से, भारत में पशु संपदा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें क्षेत्र बनते हैं 4। कितने क्षेत्र बन रहे? 4 क्षेत्र बन रहे, जिनको मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। मैंने मानचित्र छोटा बनाया, लेकिन छोटे मानचित्र में मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं। इसमें 4 क्षेत्र बनते हैं। पहला बनता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यानी ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा बनता है 1 नंबर में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो पशुपालन किया जाता है ये 1 नंबर सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है पशुपालन क्षेत्र। इसमें देखो 1 नंबर पॉइंट बन रहा है। पॉइंट नंबर 1, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसमें देखो यहां पर उत्तराखंड का क्षेत्र बनता है, यहां पर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र बना है, यहां पर ऊपर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र बन रहा है, नीचे है वो उत्तराखंड का क्षेत्र बन रहा है। अब उत्तराखंड में कुमाऊं है, गढ़वाल है, कुमाऊं गढ़वाल है वो तो उत्तराखंड के। और हिमाचल में अगर बात करें तो कांगड़ा और कुल्लू, कांगड़ा व कुल्लू घाटी क्षेत्र, ये क्षेत्र है वो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड, इसका तो कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। और हिमाचल प्रदेश का है वो कांगड़ा और कुल्लू घाटी क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है पशुपालन के लिए। पहला क्षेत्र है वो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, यानी पर्वतीय प्रदेश जितने भी है इन सभी पर्वतीय प्रदेशों में यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। ये आगे एक बात हो। अब दूसरा जो पॉइंट बन रहा है, दूसरा पॉइंट देखो कहां से बनेगा, जो तटीय भाग है,
एक तो पश्चिमी तटीय भाग है और एक पूर्वी तटीय भाग है। देखो यहां पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, तटीय भाग। दूसरा जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, तटीय भाग बन रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी तट। पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों के नाम भी दे सकते हैं, या तटीय भाग सीधा भी ले सकते हो आप, तटीय भाग सीधा भी ले सकते हो, पूर्वी पश्चिमी तटीय भाग भी ले सकते हो। इन तटीय भागों के देखो एक तो मैदानी प्रदेश और एक यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश बनते हैं। यहाँ पर भी पहाड़ी प्रदेश है, जो सीधी पहाड़ियां हैं, इनमें पहाड़ियों की ढलानों पर या मैदानी भागों में यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो जलवायु क्षेत्र है वहां पर भी पशुपालन किया जाता है। उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, यहां पर भी पशुपालन किया जाता है। और ये क्षेत्र देखो कहां से बनता है, ये पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ पर पूरा बन रहा है। यहाँ पर पशुपालन क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, खेती कम होती है। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण खेती कम होती है, तो ज्यादातर लोग अपने आजीविका के लिए पशुपालन ही करते हैं। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर ये बन रहा है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है मध्यम वर्षीय वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, ये 4 पॉइंट बन रहे। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है वो बन रहा है भारत का बीच का भाग, ये तराई क्षेत्र से लेकर के ये पूरा क्षेत्र है वो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। इनमें यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पर पशुपालन करने का प्रमुख कारण ये है कि खेती भी होती है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये 4 प्रमुख खंड बन गए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रमुख पशु क्षमता के प्रमुख 4 क्षेत्रों के बारे में बताइए, उनका वर्णन कीजिए, उनकी केवल क्षेत्रों के नाम बताइए। तो केवल क्षेत्र हिमालय पर्वतीय, पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग, उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। और इन पॉइंटों के माध्यम से आप इनका उत्तर भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख पालतू पशु, भारत के प्रमुख पालतू पशु। प्रमुख पालतू पशु। अब प्रमुख पालतू पशुओं के बारे में पढ़ेंगे तो यहां से 1-2 पशुओं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या सभी पशुओं के बारे में कोई 4 पालतू पशुओं के बारे में वर्णन पूछा जा सकता है। जैसे हमने 1 नंबर पर ले लिया गाय बैल, गाय बैल 1 नंबर ये आ गया। अब इनकी दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान हमने पढ़ा था कौन सा था, ब्राजील था, ब्राजील प्रथम स्थान पर था। इनका प्रतिशत हमने देखा था वो 12.7% था। अब सर्वाधिक जो गाय और बेलें पाली जाती है, यानी कि मतलब सबसे अधिक गाय और बेलें कहां पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। इनके ये खंड बन रहा है। अब भारत में अनेक नस्लों की गायें पाई जाती है। कुछ नस्लें ऐसी होती है जो ज्यादा दूध देती है, कुछ नस्लें ऐसी होती है जो सुंदरता के रूप में होती है। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की नस्ल की गायें भी पाई जाती है। अब अगर इनकी कुल संख्या देखी जाए तो कुल संख्या 19.09 करोड़ पशु, ये संख्या किसकी है, गाय और बैल की है। 19.09 करोड़ गाय और बैल भारत में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 हुआ पूरा। अब दूसरा पॉइंट बनता है भैंसें। दूसरा पॉइंट भैंसें, भारत का इसमें प्रथम स्थान, प्रथम स्थान कितने पॉइंट के साथ, ये बनता है 56.7% के साथ, 56.7% के साथ भारत का पहला स्थान आता है इसमें। अब कुल पशुओं की अगर बात करें, पहली बात तो सबसे अधिक ये भैंसें हैं वो कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक
ये भी यूपी और एमपी, यूपी और एमपी में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या है 10.89 करोड़, संख्या 10.89 करोड़ भैंसे हैं वो भारत में पाई जाती है। 10.89 करोड़ भारत में भैंसे पाई जाती है 2015 के आंकड़े के अनुसार। ये आंकड़ा है वो भैंस से संबंधित है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे बकरी की, उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे ऊंट की, उसके बाद हम भेड़ की बात करेंगे। तो यहां से ये मिटा रहा हूं, ऊपर बता रहा हूं, यहां पर है बकरियां। तीन नंबर बकरियां। सबसे पहली बात तो बकरी पालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब पूरे भारत में देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। अगर राज्य की बात की जाए भाई, अगर राज्य की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। अब अगर इनकी संख्या की बात की जाए या इनके प्रतिशत की बात की जाए कि बकरियों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत हमने देखा था 14.5%। कितना था? 14.5% था। अब अगर इनकी संख्या की बात की जाए, संख्या 13.52 करोड़, 13.52 करोड़ के लगभग भारत में बकरियां पाली जाती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां पाली जाती है। और महिला साक्षरता कम होने का प्रमुख कारण भी एक ये बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, पहले ऐसा चल रहा था। अब उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ की, 4 नंबर भेड़ पालन। चलो भेड़ पालन की दृष्टि से भारत का स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। पहला स्थान चीन का, दूसरे नंबर किसका आता है? भारत का आता है। भेड़ पालन की दृष्टि से दूसरा स्थान है वो भारत का आता है। अब उसमें जो प्रतिशत दे रखा है भेड़ पालन का, जो प्रतिशत दे रखा है वो प्रतिशत है लगभग 5.9%। 5.9% के लगभग है वो भेड़े हैं वो भारत में पाली जाती है। पूरे विश्व की भेड़े हैं वो भारत में इतनी पाली जाती है। और अगर कुल संख्या की बात करें तो लगभग ये है 6.31 करोड़, 6.31 करोड़ के लगभग ये भेड़े वो भारत में पाली जाती है। अब उसमें से एक बचा है ऊंट। कौन सा बचा है? ऊंट। नंबर 5 ऊंट पालन। पहली बात तो इसका जो प्रतिशत है विश्व के संदर्भ में वो कितना है? 2.4। यानी विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ऊंटों का पालन है वो भारत में काफी कम होता है। और इसी दृष्टि से सबसे अधिक जो ऊंट पाले जाते हैं वो पाले जाते हैं राजस्थान। भारत में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक ऊंटों का पालन कहां पर होता है? राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जिसमें जैसलमेर का जो नाचना स्थान है वो ऊंटों की सवारी के लिए प्रसिद्ध भी है। इसलिए राजस्थान में ऊंटों की संख्या भी ज्यादा है और उनका महत्व भी यहाँ पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऊंटों को थार के मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। जैसे बकरियों को राजस्थान का जो फ्रीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब चाहे तब उनसे दूध प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए उनको फ्रीज, और ऊंटों को राजस्थान का जहाज कहा जा सकता है। तो ये पालतू पशु से संबंधित जो टॉपिक था वो हो गया पूरा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये भारत में जो पशु है इनकी स्थिति कमजोर क्यों है। अगला टॉपिक हमारा जो अगला टॉपिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि भारत में इतने पशु होने के बावजूद भी इनकी स्थिति कमजोर है, इनसे दूध उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके पीछे कौन कौन से कारण है वो कारण हम पढ़ेंगे कि भारत में पशुधन की स्थिति कमजोर होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, ये देख लेना। भारत में पशुधन कमजोर होने की स्थिति के कारण
के कारण। और यहां से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि लगभग हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इनके बारे में जानकारी हमारे पास है। पहला ये बनता है कि पौष्टिक आहार नहीं मिलना, पौष्टिक आहार व हरा चारा नहीं मिलना, पहला पॉइंट ये बन गया। अगर पौष्टिक आहार और हरा चारा उनको नहीं दिया जाएगा तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उनसे दूध जितना प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता है और पशु है वो धीरे धीरे बीमारी की ओर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब एक तो कारक ये बन गया इसका। दूसरा कारक ये बनता है कि पशुपालकों की अज्ञानता, दूसरा कारक ये है पशु पालकों की अज्ञानता, ये भी एक कारक बन रहा है। यानी पशुपालकों की अज्ञानता का कारक यानी वो पशुओं के बारे में सही रूप से जानकारी नहीं रख पाते हैं कि कब उसको चारा डालना चाहिए, कौन सी स्थिति में उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उनके लक्षणों के बारे में उनको पता नहीं रहता है और किस प्रकार उनको रखना चाहिए, उनके बाड़े की सफाई किस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी पशुपालकों को नहीं होने के कारण पशु है वो ज्यादातर बीमार हो जाते हैं और इसीलिए वो अज्ञानता के कारण भी पशु है वो भारत में इनकी स्थिति है वो काफी कमजोर है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि भारत में अच्छी नस्ल के पशु नहीं है, अच्छी नस्ल का अभाव, ये भी एक कारण बन रहा है। अच्छी नस्ल का अभाव होने के कारण यहाँ पर पशु तो खूब है लेकिन उतना दूध प्राप्त नहीं होता। देखो वैसे तो दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से 1 नंबर पर कौन सा देश है तो 1 नंबर पर भारत ही देश है। तो वैसे तो दूध उत्पादन हो रहा है लेकिन इतने पशु होने के बावजूद भी उनके जो प्रति पशु का जो औसत दूध देखा जाता है, उनका दूध का उत्पादन देखा जाता है तो भारत में काफी कम है। उसके पीछे कारण यही है कि भारत में अच्छी प्रकार के नस्लें नहीं है जिसके कारण ये दूध उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो भारत सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से विदेशी जो ज्यादा दूध देने वाले पशु है उनकी नस्लें भारत में है वो लाई जा रही है ताकि वो नस्लें वो भारत में है वो ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके, इसलिए वो एक नस्ल सुधार की प्रणाली है वो भी अपनाई जा रही है। अगला 4 नंबर पॉइंट ये बन रहा है पशुओं की बीमारी, पशुओं की बीमारियां। अब ये लीजिए पशु बीमार हो जाते हैं, हम उनको दिखाते नहीं है, वो कमजोर होता चला जाता है, उनसे हम जितने दूध उत्पादन की आवश्यकता या आशा रखते हैं उतना दूध नहीं हो पाता है और धीरे धीरे कभी कभार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कहने का मतलब हम उन पर ध्यान कम देते हैं। तो ऐसी स्थिति होने के कारण भी भारत में पशुओं की जो स्थिति है वो कमजोर है। तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट बताए, पौष्टिक आहार, पशुपालकों की अज्ञानता, अच्छी नस्ल का अभाव और पशुओं की बीमारियां, ये मैंने 4 पॉइंट बताए। अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाए 4 नंबर का, भारत में पशुधन कमजोर होने की स्थिति के प्रमुख कारण बताइए, अगर 4 नंबर का पूछा जाए तो इसके वर्णन करना होगा आपको क्योंकि कम से कम 100 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो आपको केवल इनके पॉइंट आपको बताने होंगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत शायद तक मेरे अंदाज से नहीं होनी चाहिए, आपके शायद तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम अगला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि वन संसाधन, यानी मैंने दूसरा पॉइंट इसी का बताया था जैव संसाधन का, दूसरा पॉइंट कौन सा बताया था, वन संसाधन। देखो यहां पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं वन संसाधन। अब पहली बात तो वनों को संसाधन का रूप क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि मानव के दैनिक जीवन में वनों का भी महत्व है, मानव के दैनिक जीवन में वनों का भी काफी महत्व है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में जिन जिन संसाधनों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का उपयोग होता है तो वो सारा का सारा संसाधन है
अब पेड़ भी मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए वन को भी संसाधन का स्वरूप दिया जाना कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी एक संसाधन का स्वरूप है। अब इसमें एक सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि ये वनों की स्थिति प्राचीन काल में कैसी थी, अब कैसी है। देखो पहले वन खूब थे, अंग्रेजों के समय वनों की यहाँ पर खूब कटाई हुई थी। उसके बाद 1894 में वन रिपोर्ट एक आई थी। उसके बाद देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद 1952 में वन नीति अपनाई गई थी। वन नीति के तहत ये कहा गया था कि 33% भाग पर है वो वन होने चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन 33% भाग पर वन नहीं है, उसमें दो शर्त रखी गई थी कि पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 60% वन होने चाहिए और मैदानी प्रदेश है वहां पर 20% वन होने चाहिए। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ तक नहीं पहुंचा। 2015 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 21.31% ही वन मिले। कितने मिले? 21.31%, सॉरी 31 शायद तक नहीं 34 होगा। ये कितना होगा? शायद तक 34 होगा। तो यानी कहने का मतलब 2015 के आंकड़े के अनुसार हमारे भारत में तो वन संपदा है वो कितनी है? 21.34% ही है। तो ये आंकड़ा जो 33% आंका गया उससे काफी कम है। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण कौन से हैं। क्वेश्चन बनना है यहाँ पर विद्यार्थियों, और हर टॉपिक में एक क्वेश्चन बन रहा है और उस क्वेश्चन पर आपको फोकस रखना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे और आप गलती मत करना। इनको एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़िए, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला बन रहा है कि भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण, वनों का जो ह्रास हो रहा है उनका प्रमुख कारण क्या है? भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण, ये क्वेश्चन बन गया जैसे 4 नंबर का। ये क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है। कैसे बनेगा? 1 + 1 + 1 + 1 = 4, ऐसे आएगा प्रश्न। और इस प्रकार से अगर प्रश्न आएगा 4 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, कैसे भी आए, अगर हमें 4 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर का आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें याद करना होगा। और ये नीचे लाइन क्या लिखनी होगी हमें कि भारत में निम्नलिखित कारण, यानी भारत में वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। इसी आधार पर ये लाइन लिख करके हम उनके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें नंबर 1 हम बात करेंगे और वो करेंगे कृषि का प्रसार। कृषि का प्रसार पहला कारक ये बन गया, इसको करो अंडरलाइन। उसके बाद में इसका लिखो सार। कृषि का विस्तार होने के कारण जहां पर पेड़ ज्यादा थे उन पेड़ों की कटाई की जा रही है। जैसे हम उदाहरण में ले रहे हैं पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर तो स्थिति इतनी दयनीय है कि सबसे निचले स्तर पर आ रहे हो। वहां पर खेती ज्यादा होने के कारण पेड़ों की कटाई की जा रही है और पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। भारत के हर क्षेत्र में ये स्थिति बनी हुई है कि कृषि का प्रसार हो रहा है और कृषि के प्रसार की लगातार ये निरंतरता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पेड़ों की कमी होती जा रही है। पहला कारक ये हो गया, इसका वर्णन आप आसानी से लिख सकते हो और मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। नंबर 2 आता है तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण, यानी तेज गति से जो फैक्ट्रियों का जो फैलाव हो रहा है, जो फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जहां पर पहले पेड़ थे उन पेड़ों को काटा जा रहा है, वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, सामान का उत्पादन किया जा रहा है, तो पेड़ों का महत्व घट रहा है। अब ये बात हम सभी समझ रहे हैं कि अगर पेड़ों की संख्या घटती जाएगी तो इस प्रकृति का संतुलन है वो धीरे धीरे डगमगा जाएगा। और प्रकृति का संतुलन डगमगाने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर प्राणी जात की उत्पत्ति हो रही है उस उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि कुछ प्रजातियां पहले थी वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में भी ये प्रजातियां वो नष्ट होती जाएगी। तो वन विनाश का एक प्रमुख कारण ये प्रकृति का ह्रास है, प्रकृति का एक ये अंग है वन। तो इस अंग को हमें काटना नहीं है, इनको बचाना है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा हमें लगाना है, काटना नहीं है। तो इसमें हम सुधार कर सकते हैं अगर चाहें तो।
इसमें सुधार करने की आवश्यकता भी है। अब इसके बाद हम बात करें 3 नंबर, अनियंत्रित चराई। अनियंत्रित चराई। अब अनियंत्रित चराई, जैसे पशुओं को खुले में छोड़ दिया, खेतों में पशु चर रहे हैं, तो उनसे पेड़ों का ह्रास कैसे हो सकता है? हो सकता है जब छोटा पौधा उगता है तो पेड़ों पशुओं के पेड़ों की वजह से वो दब करके वहीं नष्ट हो जाता है और पेड़ वो नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब है जो चराई का जो स्तर है वो अनियंत्रित चराई होने के कारण भी पेड़ों की संख्या है वो लगातार घट रही है। ये भी एक कारण बन रहा है, ये भी एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। उसके बाद एक पॉइंट और बनता है 4 नंबर, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि भी एक प्रमुख कारण है। स्थानांतरित कृषि की परिभाषा यही बनती है कि स्थान बदल बदल करके कृषि करना। एक साल 2 साल एक स्थान पर खेती होने के बाद दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करना, यह भी एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें यह होता है कि पेड़ों की कटाई की जाती है, उनको जलाया जाता है, उसके बाद वहां पर खेती की जाती है, तो पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। यानी इस कृषि क्षेत्र की वजह से पेड़ों की संख्या है वो घटती जा रही है। उनके बाद अब अगर आप एक कारण और भी लेना चाहते हो, 1-2 कारण, तो जैसे शहरीकरण, जैसे जैसे शहरों का आकार बढ़ रहा है तो वनों की संख्या घटती जा रही है। बांध निर्माण यानी बहुउद्देशीय परियोजना जैसे जैसे बनाई जा रही है उसकी वजह से भी ये वनों का आकार है वो घटता जा रहा है। तो ये कई कारण और भी लिख सकते हैं, अगर इनसे ज्यादा पूछे, 4 से ज्यादा पूछे, लेकिन 4 से ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, 4 का वर्णन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, आपको पॉइंट ठोस आने चाहिए। इन पॉइंटों को हाईलाइट करो, उसके बाद इनका वर्णन करो आप आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इन वनों का वितरण। वन विनाश के कारण के बाद में हम पढ़ेंगे वनों का वितरण। भारत में वनों का वितरण बताइए, भारत में वनों के वितरण को समझाइए। अब हो सकता है इसमें सारे वितरणों के बारे में एक साथ पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि इसमें 1 या 2 का नाम देकर के इसके बारे में पूछ लिया जाए। जो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, ये मैप है वो मैं दूसरा बना रहा हूं अलग से। अब इस मैप के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि भारत में जो वनों का वितरण है वो किस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर बनता है, वो ये बनता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये पॉइंट नंबर बन गया 1 नंबर पॉइंट ये बना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये भारत के, देखो पहली बात तो इनकी वर्षा की बात कर लेते हैं, तापमान की बात कर लेते हैं। पहली बात तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, वहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं। इसमें एक तो पाया जाता है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, 1 नंबर क्षेत्र तो ये हो गया। इसका 2 नंबर क्षेत्र ये बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये क्षेत्र बन गया 2। और तीसरा क्षेत्र ये बन रहा है भारत का पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ का जो तराई क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो सदाबहार वन है। तो ये 3 क्षेत्र प्रमुख बन गए भारत में, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, अंडमान निकोबार
और वहां पर सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र बन रहा है, जहां पर मेघालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद 2 नंबर हम पढ़ रहे हैं जो मानसूनी वन है, मानसूनी वन है या पर्णपाती वन है, इस प्रकार के वन। देखो मानसूनी वन या पर्णपाती वन या पतझड़ी वन, इसका तीसरा नाम और आ सकता है, तीसरा नाम आ सकता है पतझड़ी वन। इसके बारे में सबसे पहले वर्षा की बात करते हैं। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है। इसमें वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। इनकी जो प्रकार है, नस्लों के किस्मों के प्रकार है, वो याद रखना आप, जैसे महोगनी, गटारस्पा, लोहा कास्ट, ये सदाबहार वनों में है। उसके बाद मानसूनी वन है, उनके भी आप उदाहरण कुछ याद रखने हैं, वो आप बुक से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर वो मानसूनी वन, ये मानसूनी वन कहाँ पर पाया जाता है, ये मानसूनी वन देखो तराई क्षेत्र से लेकर के ये भारत का जो मध्य भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, यहाँ पर ये क्षेत्र, और पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मानसूनी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर हम बात करते हैं, ये 2 पॉइंट में मिटा रहा हूं, नीचे तो शायद दिखाई नहीं देगा आपको, ऊपर का पॉइंट मिटा रहा हूं मैं। 3 नंबर पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। अब उष्णकटिबंधीय वन, ये पहली बात तो इसके तापमान के अगर हम बात कर लेते हैं, इसी की वर्षा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर। तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान पाया जाता है। अब ये पेड़ कहां पर पाए जाते हैं, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, या भारत के मध्य भाग में भी कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला 4 नंबर पॉइंट हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीय वन। 4 नंबर पॉइंट है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, वर्षा की बात करें, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। अगर तापमान की बात करें, तापमान तो मरुस्थल में ज्यादा ही रहता है, वो तो आपको पता ही है, मरुस्थल में तापमान है वो तो हमेशा ज्यादा रहता है, और वो तापमान कितना है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की स्थिति बनती है। अब ये वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, जैसे नागबनी है, ये यहां पर देखो ये क्षेत्र बनता है पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरा पूरा गुजरात का उत्तरी क्षेत्र और पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र, और सॉरी पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र है वो मरुस्थलीय वन है, मरुस्थलीय वन। यहाँ पर मरुस्थलीय वन बन रहे। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर बात करें 5 की, 5वां पॉइंट ये बन रहा है जैसे ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या दलदलीय वन, इसके ऊपर ही बता रहा हूं यहां पर। पांच नंबर पॉइंट ज्वारीय वन या दलदलीय वन। अब ये ज्वारीय वन और दलदलीय वन कहां पर पाए जाते हैं, ये खारे पानी में सबसे ज्यादा होते हैं। ये जहां पर पानी खारा होता है वहां पर इसकी स्थिति सबसे ज्यादा बनती है। तो एक तो यहाँ पर ये क्षेत्र बनता है, ये डेल्टा क्षेत्र ये पूरा बन रहा है, यानी सुंदरवन का डेल्टा और हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पर ये पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इस प्रकार के पेड़ वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आपको ज्वारीय वन, इनकी जड़ें पानी में रहती है लेकिन फिर भी गलती नहीं है, मजबूत होती है वैसे तो,
यानी गलती नहीं है ये पानी में रहने के बावजूद। और ज्यादातर ये खारे पानी में और जहां पर कीचड़ ज्यादा होता है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और भारत के ये दो क्षेत्र ज्यादा बनते हैं, यहाँ पर भी है। इसे डेल्टा भाग में पूर्वी क्षेत्र में भी इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर हम बात करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इस प्रकार के वन देखो हिमालय के पहाड़ी की ऊंचाई में पाए जाते हैं। यानी ये वन पाए जाते हैं कहां पर, इनको देखो हमें कोणधारी शंकुधारी वनों के नाम से भी जाना जा सकता है। इनको कोणधारी और शंकुधारी पेड़ों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चीड़ है, देवदार है, इस प्रकार के पेड़ है, स्प्रू है, वो सारे इसी में आते हैं। अब ये पेड़ पाए जाते हैं ज्यादा ऊंचाई पर, जैसे हिमालय पहाड़ी क्षेत्र की ज्यादा जो ऊंचाई की पहाड़ी है वहां पर पाए जाते हैं। मध्य भारत में जैसे पंचमंडी मध्य प्रदेश की पहाड़ी है वहां पर है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र की जो पहाड़ी है वहां पर है। और राजस्थान में जो माउंट आबू की जो पहाड़ी है उसके ऊंचाई पर ज्यादातर इस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं ये। और इन क्षेत्रों में ये पेड़ पाए जाते हैं। तो ये पेड़ों का जो वितरण है, पेड़ों का जो वितरण है वो पूरा हुआ 6 प्रकार के वितरण है। यहां से या तो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, इतना बड़ा साहित्य तक मेरे अंदाज से नहीं पूछा जाएगा। इसमें से आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, या तो ज्वारीय वन का दे दिया या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वनों की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से 2 के बीच में तुलना दी जा सकती है, तो ध्यान रखना यहाँ से। अब उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ वनों से। वनों से प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। अब इसमें मैं सीधी सी परिभाषा बताता हूं। प्रत्यक्ष लाभ तो वो होता है जैसे पेड़ से हमने छाया प्राप्त की, पेड़ों से फल प्राप्त किया, पेड़ों की पत्तियों को काम में लिया, पेड़ों की लकड़ी को काम में लिया, पेड़ों के तने को काम में लिया, पेड़ों की छाल को काम में लिया, पेड़ों की पत्तियों को और किसी काम में लेना, तो कहने का मतलब जलावन लकड़ी के रूप में काम में लेना, ये सारे काम है वो तो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष काम या अप्रत्यक्ष लाभ कौन से मिलते हैं? अप्रत्यक्ष जैसे पेड़ों की पत्तियों से दवाई बनना, पेड़ों की छाल से दवाई बनना, पेड़ों के तने से दवाई बनना, या पेड़ अनेक प्रकार की जो दवाइयों में मिश्रित होकर के हमारे बीमारियों में सहायता भी प्रदान करते हैं। जैसे ऑक्सीजन वो एक अप्रत्यक्ष भाग में बनता है, प्रत्यक्ष भाग नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमें ऑक्सीजन है वो पेड़ों से मिलती है। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये पेड़ है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है काफी। तो ये टॉपिक पहला जैविक खंड है वो यही पूरा होता है। जैविक खंड मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है, इसमें से कोई भी टॉपिक बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, इतना विश्वास मेरे ऊपर कीजिए। जब पेपर आए उसके बाद ये वीडियो आपके सामने, आप कह सकते हैं, फोन करके कह सकते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया और ये क्वेश्चन है यहाँ से आ गया। आप इनको ढंग से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार इनका वर्णन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वो किसकी करेंगे? अजैविक संसाधन की चर्चा करेंगे। और 30 अप्रैल से पहले मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। और जहां तक है कि 30 अप्रैल के बाद में आपका एग्जाम होगा, यानी 3 मई तक तो लॉकडाउन है और 3 मई के बाद में ही आपका एग्जाम होने वाला। तब तक आप पढ़ते रहिए, ऐसे मत घूमिए, पढ़ते रहिए। यही वक्त है आगे निकलने का। आगे निकलने का सबसे सुनहरा मौका यही है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम 100% होगा। और यहाँ पर आगे निकलने का एक ही जरिया है कि आप अभी पढ़िए, और अभी जो पढ़ेगा वो हमेशा आगे रहेगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, उसके बाद अपनी बुक के माध्यम से जो मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़िए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी ज्यादा बार आप देखोगे तो उनसे आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, मैं आपके साथ हूँ, हर समय में आपके साथ में खड़ा हूँ, हर संकट में मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ।
क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे निराशा मिलेगी। अगर आप ये देख करके आपको इनसे सफलता मिलेगी, आपको इनसे फायदा होगा, तो ये मैं चाहूंगा कि जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत मेरी सफल हुई है, मेहनत मेरी रंग लेकर के आई है। तो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जो 11वीं क्लास के हैं उनको भी आप बताइए, ताकि वो भी सीख सकें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को रोकने से नहीं बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।